हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरू करें भाई। लेक्चर नंबर 8। बहुत सिल्लो सिल्लो पढ़ा रहे हैं हम। है दबाव आ गया सिलेबस करवाने का। कैसे हैं आप सब लोग ये बता दो पहले एक बार। ये कैप्शन बंद कर देना एक बार, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया एकदम। हाँ, चलें आगे बढ़े। आहो जी। चलो बेटा शुरू करते हैं। लास्ट कल होमवर्क दिया था, ये किस किस ने किया ये बताओ पहले तो। ये किस किस ने होमवर्क किया ये बताओ। देखो, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जो डी यूज होंगे वो यहाँ लिख रहा हूं मैं। ठीक है। इसमें जो डी यूज होगा वो डी जेड स्क्वायर होगा। इसमें जो होगा वो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। इसमें जो होगा वो डी जेड स्क्वायर तीन होंगे, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। इसमें यूज होगा डी जेड स्क्वायर। इसमें यूज होगा अगेन ये तीनों, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। इसमें यूज होगा डी जेड स्क्वायर। कैसे किया ये तो पता ही होगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन जिसके भी sp3d आया होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आया होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आया होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आया होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आया होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आया होगा। करेक्ट है। क्यों आया होगा अब ये मत पूछना, फिर भी लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये AB4L1 आया होगा, ये AB4L2 आया होगा, ये AB7L0 आया होगा, ये AB2L3 आया होगा, ये आपका AB6L1 आया होगा और ये आपका AB5L0 आया होगा। ये करते ही, ये काम करते ही तो आपका डी निकल आया होगा। ठीक है। अब फिर कुछ नहीं बचता था, फिर कुछ नहीं बचता था, बिकॉज अगर आपको डीप निकालना पता है तो सबके अंदर S+3P तो कॉमन ही है। ये तो कॉमन ही है। अब आप इसमें x लिख दो, y लिख दो, z लिख दो और सुंदर लगेंगे। फिर इसमें डी जेड स्क्वायर लिख दो। ऐसा करोगे फिर आपको ये तो कॉमन ही हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो कॉपी हो जाएगा, समझ रहे हो। ये तो सेम हो जाएगा और साथ में ये वाले यहाँ पे कॉपी कर लेना। ठीक है। जो डी है वो तो ये कॉपी हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे ये वाले सेम हो जाएंगे। अरे समझ रहे हो ना, जरूरत है क्या कुछ समझाने की? इधर वाला लिख देता हूँ मैं, जो बच गए वो लिख देता हूँ। बच गए वो लिख देता हूँ। इसमें बच गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया। भाई एक डी काम आ गया तो चार बच गए। वो चार कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। देखो भाई आज क्लास ऐसे ही चल सकती है ना। तबीयत की थोड़ी दिक्कत विक्कत है, बुखार उखार आ गया था, सुबह तो बुखार ही था, तो थोड़ा एनर्जी वगैरह। चिल्लाना करेगा, मजा आएगा तो चिल्ला दूंगा मैं भी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर थोड़ा सा माफ करिएगा। ये डी एक्स वाई बच गया, डी वाई जेड बच गया और डी एक्स जेड बच गया। तीन बच गए क्योंकि दो उधर काम आ जाएंगे, तीन बच गए। तीन उधर काम आ गए तो यहाँ दो ही बचेंगे। वो दो कौन होंगे? डी वाई जेड और डी एक्स जेड होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि डी एक्स वाई तो वहाँ काम आ गया। ये वाला सेम हो जाएगा। अगर एक वहाँ काम आया है तो आगे वाले चार वापस से ये सेम हो जाएगा, पहला जैसा है वैसा ही हो जाएगा। क्या? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे खैर क्लास कैंसिल करवा लेते हैं बेटा। 18 को जो टेस्ट है वो बन चुका है ना। अब उतना सिलेबस करवाना तो पड़ेगा ना, वरना तो तुम करके क्या होगे। ये तीन है तो इसमें दो बचेंगे। ये दो कौन से होंगे? डी वाई जेड और डी एक्स जेड। और ये वापस से कॉपी कर लेना इधर वाला।
समझ गए? किसी को कोई तकलीफ? इसके आंसर के लिए इन सब में sp3 जोड़ देना, इन सब में sp3 जोड़ देना। यहां का आंसर चाहिए ना आपको, इन सब में sp3 जोड़ देना, क्योंकि डी तो आपके ये हो गए और डी के अलावा sp3 ये सब में कॉमन लिख देना, ये सब में कॉमन आएगा, ये सब में कॉमन आएगा। और आगे तो आगे ये वाले लिख देना, जैसे यहाँ डी जेड स्क्वायर तो यहाँ फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 1, फिर ये 3, फिर ये 1, और बचे हुए ये हो जाएंगे। कर लोगे ना? ये तो आसान है। ठीक है, ठीक है बेटा। सॉरी। आगे बढ़ते हैं। करो ये वाला सवाल, लगावे आपके लिए पोल, पोलम पोल, थोड़ा दिमाग लगाना। पहुंचना उसी रास्ते पर है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, देन हाइब्रिडाइजेशन, देन नंबर ऑफ डी आ ही जाएगा। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से ये पता लग जाएगा कि आयोडीन पर कितने लोन पेयर हैं। लाइक मॉलिक्यूल AB4L2 आ रहा है तो दो लोन पेयर हैं। ये पूछ क्या रहा है वो समझ लो पहले। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज पे आयोडीन पर नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल जो वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेगा वो नंबर सेम है। मान लो ऐसा कोई मॉलिक्यूल है क्या जिसमें एक लोन पेयर आ रहा हो और एक ही डब्बा यूज हो रहा हो डी का, दो आ रहे हो और दो यूज हो रहे हो, वो मैच करना है आपको। करिए। हो सकता हो किसी में डी यूज ही नहीं हो रहा हो तो परेशान मत लेना, वो ऑप्शन वैसे भी हट जाएगा। लगाओ दिमाग, जल्दबाजी में आंसर मत करो। जो लोग तुरंत ये सवाल देखते ही आंसर कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप आंसर कैसे कर रहे हो? भाई देखते ही तो मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है। अगर मुझे भी आंसर नहीं पता होना तो मैं बेटा मैं भी इसमें क्या करूंगा, पहले करूंगा ना इसको। आप देख के आंसर टिक करने वाले, आप किस तरह से क्वेश्चंस को डील कर रहे हो? मजाक समझ रखा है क्या? पेन ही नहीं चला रहे आप। कोई ए लिख रहा है, कोई सी लिख रहा है, कोई डी लिख रहा है, अजीब आदमी है। हत्ते मतलब। ये करा है तुमने, ये करा है देख लो, ये करा है तुमने। तुम्हें सवाल ही समझ नहीं आ रहा? तुम यहां रोज कह रहे हो ऑसम लेक्चर, सब समझ आ रहा है, क्या आ रहा है तुमको समझ? क्या समझ आ रहा है तुमको? आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती वो पूछ रहा है एक। फ्लोरीन की कितनी होती पहले ये पूछ। 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अजीब है यार। टाइम शॉर्ट इन 9.5% लोगों के लिए टाइम कम नहीं था क्या? इनके लिए ज्यादा था। इतना हिंट दे रहा हूं, सबसे पहले निकाल ले ये AB2L2 आएगा। अब ये निकालना तो नहीं सिखाऊंगा मैं, कितनी बार सिखाऊंगा बता। कह रहा है आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पूछ रहा है यहां पे आके। एक क्वेश्चन सही से नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ऑप्शंस पे क्यों नहीं ध्यान देते हो तुम? क्वेश्चन पढ़ते हो उसे, सॉरी गलत बोल गया, क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे, पूरा आधा अधूरा है और सीधा ऑप्शन देख रहे हैं। क्या लगता है तुमको, क्या लगता है तुमको कि तुक्का मारोगे सही हो जाएगा? इतना खर्चा तुक्का मारने के लिए कर रहे हो तुम? ये सारी स्पीसीज उसमें थी जो मैंने लिस्ट दी थी, आप कर चुके हो ये होमवर्क। 25 26 27 मॉलिक्यूल दिए थे मेरे ख्याल से, उसमें सारे थे ये आयोडीन के। वो कैसे हो गए फिर?
यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, 9% लोगों ने आंसर किया है यार। सिर्फ शर्म आनी चाहिए बाकियों को, इतना आसान सवाल है। ये 2 और 2 4 है तो sp3 हो गया। ये तो रेस से ही बाहर हो गया, क्योंकि ये पूछ रहा है डी ऑर्बिटल के नंबर भी यूज पता करो। अब पहले इसमें देख ले नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, तो 2 हैं, 2 हैं। क्या इसमें कोई डी यूज हुआ है, नहीं हुआ है, 0 है। तो ये सेम है क्या दोनों, नहीं है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा, 3 और 2 5। इसमें लोन पेयर कितने हैं, 3 है। ठीक है, कितना डी यूज हुआ, 1 यूज हुआ, सेम है क्या, नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d3 आएगा। क्या कोई लोन पेयर बचा, नहीं बचा, 0 है ना। आयोडीन पर कोई लोन पेयर नहीं बचा। हाई लेकिन डी कितने हैं, 3 है। क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसमें नहीं आ रही। यहां देखो ये आएगा sp3d2, कितने लोन पेयर बचे, 2। कितने डी यूज हुए, 2। ये 2 और 2 सेम हो गए, यही सवाल था। टाइम कम था वो इशू समझ आता है, कोई बात नहीं। तो टाइम कम है तो ये बोलो टाइम कम है। 45 सेकंड दिए थे मैंने। सवाल समझ नहीं आया था क्या, टाइम कम कर रहे हो। जिसको ये पता है कि आयोडीन के पास 7 होते हैं, 1 गया, 6 हो गए। 6 में से 2 चले गए, 2 आ गए। 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4। 4 का मतलब लोन पेयर 2 होते हैं, यहां आ गया। सब सिखाया हुआ है, आप फॉर्मूला लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबके ये तो सारे ही इंटर हेलोजन है ना। इंटर हेलोजन का मतलब क्या होता है, 2 हेलोजन से बनी हुई स्पीसीज। 2 अलग हेलोजन्स से बनी हुई स्पीसीज को कहते हैं इंटर हेलोजन्स। ये सारे इंटर हेलोजन्स है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सब में ही सेम है। कुल मिला के यहां आयोडीन है, यहां क्लोरीन है, टोटल मिला के कितने हेलोजन हो गए, 3 हो गए। 8 तिया 7 तिया 21, एक कम कर दे, 20। 20 डिवाइड बाई 8 कर दे। 20 डिवाइड बाई 8 करेगा तो कोशेंट 2 आएगा, और रिमाइंडर आएगा 4, जिसको डिवाइड बाई 2 करेगा तो 2 आएगा। फॉर्मूला लगा लेना, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। सवाल समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। जिसको लग रहा है कि टाइम कम है तो वो घर पे प्रैक्टिस कर लेना। और मैंने कहा था, तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हारा पीछा इससे छूट जाएगा एक दिन, AB2L2, तुम अगर ये सोच रहे हो कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि इससे पीछा छूट जाएगा, वो दिन अब नहीं आएगा। ये हर रोज आएगा, ये हर रोज सताएगा। ये निकालना आएगा, उसके बाद ही सब कुछ आगे बढ़ेगा। ये डाइपोल मोमेंट में भी काम आएगा। अगर तुम ये सोचते हो कि इसको भूलकर आगे बढ़ जाएं, नहीं, ये वो चीज है जो रोज रात को सताएगी तुमको, आएगी ये तो। और मैंने इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंस दे के ये चीजें पढ़ाई थी कि बेटा जो है वो ये है। हम 80% चीजें इस पूरे चैप्टर की यहां से करते हैं कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल निकालना सीख। पहले ही बोल दिया मैंने ये चीज कि बेटा ये खाएगा तुमको। अभी भी लिख रहे, समझ नहीं आ रहा है, जा रहे यार। पता नहीं मैं भी किन के लिए परेशान हो रहा हूं। अब हम आते हैं बॉन्ड एंगल पे। ये वाला हम कर चुके हैं, इसको इसको बाद में देखेंगे। मेजरली हम अभी अभी कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, बॉन्ड एंगल से स्टार्ट करने वाले हैं। चलो, बॉन्ड एंगल क्या होता है बताओ जरा। बॉन्ड एंगल क्या होता है, थीटा। कह रहे हो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अब थीटा मतलब दो के बीच का एंगल होगा, बॉन्ड के बीच का एंगल। क्या मतलब है ये, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल। ये आपका क्या हो गया,
बॉन्ड एंगल हो गया। अब बॉन्ड पेयर है, तो आप बताओ बॉन्ड किससे बनता है? अगर बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड किससे बनता है? ऑर्बिटल से। वापिस सुनो, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड किससे बनता है? ऑर्बिटल से। तो एनसीईआरटी ने इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखा हुआ है? एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रखता है वो बॉन्ड पेयर ही तो होता है, और बॉन्ड बनता ऑर्बिटल से। ये कह रहे हैं कि, मैं कह रहा हूं कि बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल। वो कह रहे हैं एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ, मुझे बताओ ये क्या है? तो बॉन्ड जो डीपीपी है बेटा, वो डीपीपी तो एडवांस चल रही है और मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूं। मैं उससे भी एडवांस जिस दिन चल जाऊंगा तुम्हें डीपीपी तो हो जाएगी, लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा यहां पे। ये एक सवाल करवा के देख लिया मैंने, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें है उस ऑर्बिटल के बीच के, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में बॉन्ड पेयर कहां है? ये रहा एक और ये रहा एक, तो इसके बीच के एंगल को क्या कहा जाएगा? बॉन्ड एंगल कहा जाएगा। सर लोन पेयर के बीच का भी एंगल देखा जाता है क्या? प्रैक्टिकली नहीं देखा जाता, क्योंकि वो उसे बॉन्ड एंगल नहीं, इनके बीच का एंगल तो होगा, लेकिन इसे कोई थीटा बोलता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो ओरिजिनल डेफिनेशन है जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल हमेशा बॉन्ड के बीच में देखा जाएगा, ये कोई बॉन्ड नहीं है। हाँ होता होगा इनके बीच का भी एंगल, इनके बीच की भी जो डिस्टेंस होगी, इनके बीच का भी कोई एंगल बनता होगा, होता होगा, थियोरेटिकली आप सोच सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। आपकी डेफिनेशन अगर बॉन्ड एंगल की है तो बॉन्डिंग पेयर्स के बीच का एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉन्डिंग पेयर के बीच का एंगल होना चाहिए और एडजेसेंट होना चाहिए, एडजेसेंट। और अगर मतलब जनरली वो क्या होता है? एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, बिल्कुल पास पास वाला, उसके बीच का देखा जाता है, जनरली उनके बीच का देखा जाता है। हां, अगर किसी को स्पेसिफाई करना है, जैसे यहां पे लिख दिया मैंने PCl5, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl और ये Cl। अब आप देखोगे कि इसमें कौन कौन से एंगल हैं, इसमें कौन कौन से एंगल है, समझो इस बात को। यहां Cl P Cl एंगल है, ये कितना है? Cl P Cl, ये कितना है? 120 डिग्री। फिर ये Cl P Cl 120 डिग्री, ये Cl P Cl 120 डिग्री। लेकिन अगर उसे पूछना है तो वो बोलेगा एक्सियल Cl P Cl। क्या बोलेगा? एक्सियल Cl P Cl। अब वो एक्सियल Cl P Cl ये कितना है बेटा? ये 90 डिग्री है। तो आप देखो आसपास, ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है। इस फास्फोरस से जुड़ा हुआ ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दिख रहा है वो 180 डिग्री, बट वो एडजेसेंट नहीं है, उनके बीच में 3 है। ये 3 है, मतलब इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है, ये तीनों इसके एडजेसेंट है, ये तीनों इस नीचे वाले के भी एडजेसेंट है, और ये तीनों आपस में भी एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब बगल बगल वाला, अगल बगल को क्या बोलते हैं? अगल बगल को बोलते हैं एडजेसेंट। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? अंगूठे नीचे करने वालों चले जाओ यहां से, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, उससे होना कुछ नहीं है, नुकसान तुम्हारा ही है। चलो, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का बॉन्ड एंगल है। तो ये सर हमको वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो देखो आप बताओ, एग्जैक्ट कोई डेटा हमें तो पता नहीं होता। इसका थीटा जैसे 104.5 डिग्री आता है, इसका जो थीटा है वो कितना आता है? 104.5 डिग्री।
तो क्या सर हमको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ी। जैसे इसका इसका जो है वो NH3, जैसे ये NH3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं कि हो सकता हो इनके डायरेक्ट पूछ ले वो। NH3 यहां पे 3 एंगल नीचे हैं, दिख रहे हैं आपको? ये थीटा यहां पे है, ये थीटा यहां पर है, ऐसे 3 एंगल है। तो ये जो थीटा होता है ये 107 डिग्री के आसपास होता है। कितना होता है ये? 160 डिग्री के आसपास होता है, 160 डिग्री लगभग। ठीक है। और मैंने कहा था एक लोन पेयर 2.5 से 2.8, 2.5 से 2.8 डिग्री तक का एंगल कम करता है। वापस लिख लेना यहां पे, एक लोन पेयर, वैसे मैंने वहां लिखवाया था, है ना? क्या लिखोगे? एक लोन पेयर, है ना, एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को, जो ओरिजिनल बॉन्ड एंगल होना चाहिए उससे 2.5 से 2.8 डिग्री तक रिड्यूस करता है। इसका ओरिजिनल एंगल कैसे पता चलेगा? मान लो यहां पर एक वैलेंसी होती, यहां पर भी एक वैलेंसी होती, तो ये 109.5 डिग्री होता। अब ये 2 लोन पेयर है तो 5 डिग्री कम कर दो, 2.5 इसका 104.5 डिग्री रह गया। ठीक है। ये एक जनरल तरीका है, जनरल तरीका है। ऐसे कोई वैल्यू आपको निकालनी नहीं है, दिमाग में होना चाहिए कि लोन पेयर जो आता है ना वो बॉन्ड एंगल को कम करता है, ये तो याद रह जाएगा। लोन पेयर बॉन्ड एंगल को घटाता है। वापस लिख दो, लिख दो इसे, लोन पेयर बॉन्ड एंगल को घटाता है। फिर नीचे लिख देना एक लोन पेयर 2.5 से 2.8 डिग्री तक कम करता है। वापस बोलो, लोन पेयर लगाओ बॉन्ड एंगल घटाओ, लोन पेयर लगाओ बॉन्ड एंगल घटाओ। कितना घटाओ? 2.5 टू 2.8। याद रहेगा? मैं नहीं लिखवा रहा हूं लेकिन मैंने 50 बार बोल दिया है, अब लिख लेना। चलिए बेटा, तो अब मैंने कहा कि कैसे निकालें, कि आपके सामने सवाल आ गया बॉन्ड एंगल निकालो, कैसे निकालें? और हमेशा कभी भी बॉन्ड एंगल का जो सवाल है ना, वो कैसा सवाल आएगा? किस में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है, किस में मिनिमम बॉन्ड एंगल है, करेक्ट ऑर्डर बताओ। कभी वैल्यू नहीं पूछेगा। ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा कि बताओ ICl2 प्लस में आयोडीन क्लोरीन आयोडीन का बॉन्ड एंगल कितना है, ऐसा सवाल कभी नहीं पूछेगा। वो ज्यादा से ज्यादा H2O और NH3 के लिए पूछ सकता है, CH4 के लिए पूछ सकता है ना? वो CH4 के लिए पूछ सकता है, ये भी बना देता हूं चलो मैं। वो ज्यादा से ज्यादा इन 3 स्पीसीज के लिए डायरेक्ट पूछ सकता है, क्योंकि NCERT में इनके डायग्राम बने हुए हैं। ये 109.5 डिग्री होता है थीटा, और ऐसे कितने होते हैं? 6 होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा इनके लिए पूछ सकता है, तीनों के लिए। लेकिन बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पीसीज उठा दी और तुम्हें पूछा कि बता इसके एंगल की वैल्यू क्या है, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। कैसे निकलता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी से एंगल्स निकाले जाते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से एंगल निकाले जाते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है। तो ये ऐसे हम नहीं निकाल सकते। हाँ, ये 3 बहुत कॉमन स्पीसीज हैं, इसलिए हम मैंने यहां पे नाम लिख दिए और इनकी वैल्यू भी लिख दी कि चलो यार इनको डायरेक्ट पूछ सकता है वो। और वो भी ऐसे समझो कि एक भी लोन पेयर नहीं है, 109.5 डिग्री, एक आया 2.5 कम कर दे, 2 आया और 2.5 कम कर दे, ये फिर 2.5 कम, फिर और 2.5 कम, क्योंकि 2 हो गए लोन पेयर। तो ऐसे करके भी याद रख सकते हो। लाइक अगर आपको CH4 का याद है ना, तो आप NH3 और H2O का याद रख सकते हो। अब मुझे बताओ, ये नोट कर लिया तो आगे चले बेटा। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सर वैल्यू तो हमसे नहीं पूछेगा, आपने बता दिया, चलो, है ना? वैल्यू तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऑर्डर तो पूछ सकता है कि किसका ज्यादा किसका कम, ऐसी चीजें तो पूछ सकता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हम देखते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं मैक्सिमम बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है 2 बॉन्ड के बीच में, जरा बताओ। मैं हमेशा बताने में कम और सिखाने में विश्वास ज्यादा रखता हूं, उसके लिए चाहे समय मुझे ज्यादा लग जाए। मेरी टीचिंग में जो सबसे अलग बात है वो यही है कि मैं मैक्सिमम आपसे बुलवाऊंगा। मैं पहले काम शुरू करने से पहले आपका दिमाग खोलना चाहता हूं। मैं बताना नहीं चाहता कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, नहीं, मैं सिखाना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 2 बॉन्ड के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? बच्चों ने कहा ऑब्वियसली 180 डिग्री। इससे ज्यादा नहीं हो सकता यार। 2 बॉन्ड, इससे ज्यादा आप बोलो नहीं इससे भी ज्यादा कर दो, अरे तो वो ऊपर कम हो गए गधे।
तो दो बॉन्ड के बीच में मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और ये 180 डिग्री वाली इस स्ट्रक्चर को क्या कहते थे? कह रहा है अपनी तारीफ खुद कर लो। क्यों ना करूं भाई, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं क्या? ए? मैंने एक दिन कर ली तो तकलीफ, मैं बाकियों की तरह यूट्यूब पे जाकर तो अपनी तारीफ नहीं कर रहा, खुद ही यही कर रहा हूं ना, क्लास में ही कर रहा हूं ना, अपने बच्चों के सामने कर रहा हूं। करूंगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे भी एनर्जी चाहिए, मुझे भी सोचना होता है कि मैं अच्छा हूं। तुम शीशे में खुद को देखकर ये सोचते हो कि क्या गधा सामने आ गया, कुछ नहीं कर पाएगा तुम जिंदगी में। क्यों ऐसा सोचते हो तुम? अपने आप को शीशे में देख के खुद को डिमोटिवेट फील करते हो, अंडर एस्टिमेट करते हो? क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, लीनियर। क्या होगा? लीनियर। यानी कि कोई भी लीनियर स्पीसीज देखते ही तो तुम ये बोल ही दोगे, मतलब तुमने एक चीज तो सीख ली कि अगर मान लो हमारे पास ऐसा सवाल आ जाए, सर अगर ऐसा सवाल आ जाए, अभी फिर दर्द आएगा, है ना, कि मैं बोल दूं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है ना, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज करेक्ट। ठीक है, ऐसा सवाल आ गया और इसमें पहला ऑप्शन है, मान लो मैंने लिख दिया इसमें CO2 से ज्यादा NO2+। जरूरत वही पड़ेगी, इसलिए पेन उठा लो। किसकी? टाइप ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे तभी तो पता लगेगा कि वो लीनियर है कि नहीं है। तो जरूरत वही पड़ेगी, इसलिए पेन उठा लो। SO2 CO2 N3- CO N3- और NO2+। ऑल ऑफ दिस। सोच के बताना, जो लीनियर है वो मैक्सिमम है। सोच के बताना, पेन उठा लो, लीनियर स्पीसीज के लिए पेन उठा लो। निकालना तो पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा। जैसे ये N3- है, इसको कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन के 5+5+5+1 लिख दूं, कितने हो गए? डिवाइड बाई 8 कर दूं, तो क्वोशंट 16 डिवाइड बाई 8 करूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो रिमाइंडर 0 है, तो ये क्या बन गया? AB2L0। ये लीनियर है। ठीक है, ये क्या है? लीनियर है। NO2+, ये भी निकाल दो, AB2L0 आएगा, ये भी लीनियर है। यानी कि दो लीनियर तो बराबर ही होंगे, ये तो गलत हो गया। अब बताओ SO2 जो है वो बेंट है, SO2 क्या है? बेंट है। AB2L1 है, वो ऐसा होगा। अब ये एक है, ये थीटा है, और एक ये थीटा है। साफ साफ दिख रहा है कि लीनियर स्पीसीज को अगर आप कहीं पर देख रहे हो और उसे कम दिखाया गया है, दो लीनियर बराबर होंगे, दो लीनियर तो बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत है, और ऑल ऑफ दिस तो गलत हो ही गया। ये लीनियर, ये लीनियर बराबर होने चाहिए। लीनियर लीनियर तो बराबर ही होंगे ना बेटा, क्या नया क्या कर दोगे? लीनियर 180 डिग्री, लीनियर लीनियर बराबर। बताओ यहां इक्वल होता तो करेक्ट होता, यहां करेक्ट है, यहां इक्वल होता तो करेक्ट होता, फिर आंसर ऑल ऑफ दीज होता। यहां मैं बीच में बराबर लगा लेता, ऑल ऑफ दीज हो जाता। यहां भी बराबर, पहले और तीसरे ऑप्शन में अगर बीच में साइन इक्वल होता तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाता। समझ आया क्या? तकलीफ हुई फिर से? कह रहे ये फिर से आ गए। बेटा आएंगे, आएंगे, मैं फिर कह रहा हूं आएंगे। और अभी भी कुछ बच्चे जो जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, अभी एक बच्चा कह रहा था मेरी 2 क्लास का बैकलॉग है, ये काम तो बिल्कुल मत कर। ठीक है, लंबी कूद की प्रतियोगिता नहीं चल रही है यहां पे कि कूदा फिर कूदा। कंगारू मत बनो, कंगारू की तरह मत चलो।
कंगारू की तरह मत चलो, कूद कूद के मत चलो। कंगारू मत बन, स्टूडेंट बन। ठीक है ना? दो कूदे फिर दो कूदे फिर दो कूदे, नहीं ये मत कर, ये मत कर। ये स्कूल में भी अगर तुमने कोई क्लास को जंप किया है तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर जंप करवा लिया करे कि सीधा डायरेक्ट 9th में बिठा देते हैं, सीधा 10th में बिठा देते हैं, वो सब गलत है। वो प्रकृति के खिलाफ है, और जो चीज प्रकृति के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है, जो चीजें जो जैसी चलनी चाहिए उसके खिलाफ है, वो कभी आउटपुट नहीं दे सकती। चलो आ जाओ। सुधांशु सर ओपी, हाँ वो तो है मुझे पता है, और वो नहीं लगाते हैं टोपी। तो अब हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि हमें कुछ कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, हमें कुछ कुछ चीजों का नॉलेज होना चाहिए। एक कह रहा है रोस्टेड। सुधांशु सर को फोन करके बोल दूं कि सुधांशु सर ओपी क्यों नहीं लगाते हो टोपी? उनको फोन पे बोल सकता हूं मैं ये चीज। तुम रोस्टेड बोलते हो इसको, इतना सा किसी के बारे में बोल दिया कह रहे रोस्टेड। तुम सिर्फ भड़काते हो। तुम्हारा काम है कहीं पे जाके आग लग रही है ना, तो उसमें घी डाल दो, जबकि आग लग भी नहीं रही होती, तुम तो जलाने वाले हो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हम भी दोस्त की तरह रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं। छोटी मोटी चीज क्या, इसमें क्या हो गया? लगाते हैं क्या टोपी वो? कह रहे रोस्टेड। अरे ऊपर आओ इन चीजों से, कुछ नहीं होना जाना तुम्हारा। वीएससी पीआर, सबसे पहले हमें वीएससी पीआर देखना है, जो कि हम पीछे सवाल में समझ गए। लीनियर जो होती है ना, लीनियर, लीनियर स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है मुझे बताओ। लीनियर स्ट्रक्चर AB2L0 होती है क्या? एक लीनियर और होता है, कौन बताएगा? एक स्ट्रक्चर और होती है जो AB2L0 के अलावा होती है लीनियर, और मैंने उसे आइसो स्ट्रक्चरल भी बोला था। AB2L3, एक और क्या होता है बेटा? AB2L3। ये दोनों स्पीसीज अगर कहीं नजर आ जाए तो यहां का थीटा 180 डिग्री होता है, हमें ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं दे रखा जिसमें लीनियर स्पीसीज हो और एक ही ऑप्शन हो जिसमें उसको मैक्सिमम कर रखा होगा, तो हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे, वही ऑप्शन टिक कर देंगे अगर हमें करेक्ट पूछा है तो। अगर हमें कोई करेक्ट ऑर्डर पूछा है और एक ऑप्शन हो जिसमें लीनियर स्पीसीज को मैक्स किया हुआ हो, हम आंसर टिक कर देंगे। सबसे पहले दिमाग लगाओ कि लीनियर तो नहीं है, कोई है तो छांट लो, लीनियर स्पीसीज को साइड में कर लो, क्योंकि वो तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल निकाल के देगी। चलो सर उससे काम नहीं हो रहा, कोई लीनियर नहीं है, एक भी लीनियर नहीं है सर। हमें ऐसी स्पीसीज के बीच में कंपैरिजन करवाया गया जिनका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो, जिनका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो। तो अगली स्टेप में हमें चेक करना है कि कोई हो सकता हो एक ऐसी स्पीसीज दी हुई हो जो sp हो, ऐसी स्पीसीज दी हुई हो जो sp2 हो, और ऐसी स्पीसीज दी हुई हो जो sp3 हो। इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 50%। इसके अंदर कितना है? 33%। इसके अंदर कितना है? 25%। क्या एस एंगल की दुकान है? तो एस घटेगा तो थीटा भी क्या होगा? घटेगा। एस घटेगा तो थीटा भी घटेगा, याद रखना। है ना, याद है? परसेंटेज एस करेक्टर 50%। अरे 100 रुपए दो में बटेंगे तो 50 ही है, 50 ही है ना। 33 ये, 66 ये, 25 ये, 75 ये, क्योंकि चार लोगों में 100 रुपए बांटने। तो एस घटाओ एंगल घटाओ, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां कम, यहां ज्यादा, यहां कम, यहां कम।
तो ऐसा कोई सवाल होगा तो हम कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, आ जाओ, है ना। जैसे साइड में एक बार साथ एक साथ बाद में नोट कर लेना। जैसे एग्जांपल है, ऐसा कोई चीज दिया हुआ है कि मान लो CO2 दिया हुआ है, फिर मान लो BF3 दिया हुआ है, और फिर मान लो हमको NH3 दिया हुआ है। ऐसा कोई सवाल दिया हुआ है। अब इसमें आप क्या चेक करोगे? वैसे तो देखो ये वैसे ही हो गया, बिकॉज ये लीनियर है तो मैक्सिमम है, लेकिन इन दोनों में तो चेक करना पड़ेगा ना बेटा, इन दोनों में तो चेक करना पड़ेगा। इसको तो तुमने लीनियर बोल दो, SP बोल दो, इसको SP2 बोल दो, और इसको SP3 बोल दो। क्यों? क्योंकि ये AB3L1 आएगा, ये आपका AB3L0 आएगा, और ये आपका AB2L0 आएगा। इसका मतलब है ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। चलो उसको तुमने लीनियर से मैक्स भी कर लिया, लेकिन लीनियर से करोगे तो इनको कैसे करोगे? तो हमें देखना पड़ेगा ऐसा वाला कि हाइब्रिडाइजेशन SP है, SP तो मैक्सिमम हो गया, SP2 तो कम हो गया, ऐसा होगा। वो लीनियर से सोच के भी कर सकते हो, बट आप उसको मैक्सिमम करोगे, बाकी दो का ऑर्डर कैसे बनाओगे? बाकी दो का ऑर्डर तो बनाना पड़ेगा। तो सारी चीजें ऐड ऑन करते चलना, भूलना कुछ नहीं है, दिमाग में याद रखना क्या क्या चीजें सोचनी होती है, लीनियर सोचना होता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होता है, तो हमें सर ने सिखाया था कि SP2 मैक्सिमम, SP2 ज्यादा होता है, SP3 कम होता है, इससे हमको आंसर मिलेगा। ये बॉन्ड एंगल हो गया, ये क्या हो गया? बॉन्ड एंगल हो गया। इस तरह से देख ले। चलो इसका एग्जांपल समझ आ गया तो आगे बढ़े। अब ऐसा कोई टंटा फंस जाए, ऐसा कोई टंटा फंस जाए कि हाइब्रिडाइजेशन सेम दे दे, वो ऐसी स्पीसीज दे दे कि जिसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। जैसे यहां आ जाते हैं, है ना, यहां आ जाते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे मान लो उसने ले लिया CH4, यहां ले लिया उसने NH3, और यहां ले लिया उसने H2, ठीक है। फिर उसने मान लो तीसरा एग्जांपल यहां ले लिया CCl4, SiCl4। फिर उसने चौथा एग्जांपल ले लिया BF3, BCl3, BBr3। ऐसा कुछ एग्जांपल ले लिया। अब आप एक चीज नोट करो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसको निकालोगे तो ये AB4L0 आएगा, ये आपका AB3L1 आएगा बेटा, और ये आपका आएगा AB2L2। करेक्ट है, यही आएगा। ये कैसे आ रहे हैं? घबराना मत, तुम्हारे भी आएंगे एक दिन, प्रैक्टिस करो। जितनी बार वो 29-30 मॉलिक्यूल के बारे में वो चीजें निकाल सकते हो निकालो, फिर देखते देखते खटखट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपका AB4L0 है, ये भी आपका AB4L0 है, ये आपका AB3L0 है, ये भी आपका AB3L0 है, ये भी आपका AB3L0 है। यहां पे फर्क क्या है? फर्क क्या है वो सुनो। दूसरे एग्जाम्पल में और तीसरे चौथे एग्जाम्पल में, तीसरे चौथे एक अलग कैटेगरी है, दूसरा अलग है। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आएगा, 3 और 1 4, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आएगा। क्या इस वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन सेम है? क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम है? ठीक है सर, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। यस, दोनों स्पीसीज में हाइब्रिड। क्या यहां पर भी sp2 आएगा, यहां पर भी sp2 आएगा, और यहां पर भी sp2 आएगा? मतलब हम कह सकते हैं यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इन दोनों के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो फिर ये नीचे वाले दो केस और ऊपर वाले एक केस में फर्क क्या है, कौन बताएगा? एक बच्चा कह रहा है लोन पेयर देखेंगे, मैं कह रहा हूं लोन पेयर देखने के लिए लोन पेयर होना चाहिए ना दोनों में। अच्छा, उस बच्चे ने समझाने का मेरा तरीका और आसान कर दिया। एक बच्चे ने कहा कि लोन पेयर देखेंगे, तो मैं कह रहा हूं लोन पेयर तो तुम यहां देख सकते हो। लोन पेयर कहां देख सकते हो? जहां पर प्रेजेंट हो, लाइक यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो यहां लोन पेयर देख सकते हैं हम। क्या मैं तुमको दोनों स्पीसीज ही ऐसी दे दूं जहां पर लोन पेयर 0, लोन पेयर 0? अब लोन पेयर देख के क्या करोगे? क्या तुम कुछ अब लोन पेयर देख के कर सकते हो? क्या तुम इसमें लोन पेयर देख के क्या बोलोगे? 0 0 क्या करो, बराबर कर दोगे?
क्या ये जीरो है, क्या ये जीरो है, क्या ये जीरो है? क्या तुम तीसरे चौथे एग्जाम्पल में लोन पेयर देख सकते हो? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी हमें दिया गया है उसमें से किसी भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं बचा है। ना कार्बन के पास है, ना सिलिकॉन के पास, ना बोरोन बोरोन बोरोन, तीनों बोरोन के पास नहीं। सो द मेजर डिफरेंस इज कि ये तीसरा चौथा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, और ऊपर वाला एक ऐसा एग्जाम्पल है जिनमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। लाइक मतलब जैसे एन है तो ओ है, तो इनके पास प्रेजेंट है, और उन्हें कंपेयर किया गया है जिसके पास नहीं है उससे। तो हमें ऐसी चीज देखनी है कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट है, ऐसा ऑर्डर है बट लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये तुमको पता है, लोन पेयर लगाओ, बॉन्ड एंगल थीटा घटाओ, तो ये तो समझ आ गया, जीरो वाला ज्यादा, एक वाला उससे कम, दो वाला और कम, ये तो हो गया। फिर यहां पर है बट लोन पेयर एब्सेंट। अब अगर लोन पेयर एब्सेंट हो और हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं, विल बी सेम। क्या लिखना है हमको? बॉन्ड एंगल विल बी सेम। ये सेम हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। सर क्या हम कार्बन की और सिलिकॉन की साइज पे ध्यान नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्या सर हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की आयोडीन पे साइज पे ध्यान नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्योंकि अगर तुम इस केस में हो कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर एब्सेंट है सबके पास जो कंपेयर किए गए, तो हम बॉन्ड एंगल को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की कैटेगरी बनी। मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन सेम, ठीक है, उसमें दो कैटेगरी, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर प्रेजेंट हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर एब्सेंट हो, यही दो कैटेगरी तुम्हें यहां नजर आएगी। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पर दो रास्ते आ जाते हैं, एक वो जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है और एक वो जहां पर लोन पेयर एब्सेंट होता है, और दोनों के एग्जाम्पल हमने पीछे कर दिए हैं। यानी कि यहां पर हमने लिखा था गिव आंसर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम, है ना, सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम बॉन्ड एंगल। और पीछे तीसरा चौथा एग्जाम्पल उसी का है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड फोर। ये देखो, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर बढ़ाओ एंगल घटाओ। तीसरा एग्जाम्पल उसी का है, तीसरा है ना, दूसरा। ये सेकंड एग्जाम्पल हमारा ये वाला रहा, लोन पेयर ज्यादा एंगल कम। लेकिन अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि हम अब सर दिमाग बहुत लगा रहे हैं। क्या बोलेंगे? और सर बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं सर यार हम, है ना। तो देखो, इसके बाद एक कंफ्यूजन आता है, उस कंफ्यूजन को यहीं दूर करते हैं, सवाल बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज करेक्ट? ठीक है, सवाल बनाते हैं। पहला, I3 माइनस इक्वल टू CO2। दूसरा, CCl4 SiCl4। तीसरा, SO3 SO2। चौथा, नन ऑफ दिस। चलो, अरे नोट वोट करवा दूंगा, अभी पीछे आऊंगा वापिस, अभी खत्म थोड़ी हुआ है वो चार्ट, सबर करो।
उस चार्ट को अभी नोट करने की जल्दबाजी के चक्कर में समझना बंद कर दोगे। रुक जाओ, कोई चीज अगर मैं 3 स्लाइड पर एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो उस वक्त नोट करना बंद कर दिया करो कि यार ये मास्टर खेल रहा है 3-4 स्लाइडों के बीच में, मतलब चीज को समझाना है, उसे दिखा दिखा के अलग अलग स्लाइड चेंज करके समझाना चाह रहा है, तो वहां सब्र कर लिया करो थोड़ा सा नोट करने के लिए। बच्चों की तरह मत करो यार, बड़े हो गए हो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार। तुम्हारा टारगेट जल्दी नोट करना नहीं है, तुम्हारा टारगेट है मैक्सिमम चीजों को सीखना। जल्दी नोट करेगा उसे इनाम मिलेगा, नहीं लग रही यहां पे रेस। टारगेट को सोचो, टारगेट ये नहीं है कि कौन कितना जल्दी नोट करता है, टारगेट ये नहीं है कि आज की क्लास के नोट्स क्लास के साथ ही बना लिए, दिस इज नॉट योर टारगेट, ये तुम्हारा टारगेट ही नहीं है। अगर तुम इसे टारगेट बना के करोगे तो सीखना भूल जाओगे। मैं मानता हूं कि साथ साथ में अगर तुम नोट करते हो अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर तो रुका करो। लग रहा है कि ये खेल रहा है 1 2 3 के बीच में, वो कोशिश कर रहा है 4 स्लाइडों के साथ एक चीज को समझाने की, तो वहां पर तुम नोट कैसे करोगे मुझे बताओ। सब्र किया करो, समझो बात को, चीजों को समझो यार, बचपना छोड़ो। ये टारगेट थोड़ी है तुम्हारा यार, तुम अपना असली टारगेट भूल जा रहे हो। असली टारगेट है मुझसे मैक्सिमम चीजें सीखना, वो असली टारगेट है। लो अब सुनो, कंफ्यूजन कहां होता है कि हम क्या करते हैं कि हमें चीजें ऐसे याद नहीं रहती, हमें इस चार्ट को सीक्वेंस में बनाने का कोई उद्देश्य है कि यार तुझे बोला सबसे पहले वीएससी पीआर देख, तो बच्चा क्या करता है कि वीएससी पीआर ठीक है, लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, याद आ रहा है उसके दिमाग में दौरे आ रहे हैं कि लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, सर ने कहा था लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। अरे भाई सर ने कहा कहा था, ये देख यहां सर ने सबसे पहले सिखाया था कि लीनियर इज मैक्सिमम, फिर ये लोन पेयर ज्यादा बॉन्ड एंगल कम कहां किस कैटेगरी में है, ये सीक्वेंस है। इस ट्रिक को सीक्वेंस के साथ सीखना जरूरी है अपने दिमाग में। ये चीजें जिस दिन लेकर गलत तरीके से आ गए ना, अब क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे मुझे बता, कुछ बच्चे क्या करेंगे, बच्चे लिखेंगे सर I3 माइनस है, बोले हाँ, तो ये तो AB2L3 आएगा सर, बोले हाँ, सर CO2 है, बोले हाँ, बोले AB2L0 आएगा, सर लोन पेयर ज्यादा है, 3 लोन पेयर 0 लोन पेयर, तो इसका एंगल कम कर दो। क्यों? क्योंकि आपने सिखाया था कि लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। अरे भाई मैंने सिखाया था, पर मैंने ऊपर सबसे पहले कुछ देखना सिखाया था, मैंने ऊपर सबसे पहले कुछ देखना सिखाया था। अगर वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं उसे बाद में बता देता। बेटा समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे, अभी जैसे इसमें भी आगे आ जाएंगे, बोले सेंट्रल एटम की साइज ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, क्योंकि वो नीचे आने वाला है पॉइंट। ये बराबर होंगे, ये देखो अब ये तो आसान है, ये हो जाएगा, ये तो फिर भी तुम कर लोगे क्योंकि ये आपका AB3 है ना, L0 आएगा और ये आपका AB2L1 आएगा। अब यहां तुम कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन सेम, क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम, लेकिन लोन पेयर डिफरेंट, तो क्या होगा, लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, यही होगा। तो इसका मतलब है SO2 का कम होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये तो बराबर ही होंगे, ये बराबर होंगे, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि बोथ आर लीनियर। ये इस तरह से नहीं देखना है, बोथ आर लीनियर, इसीलिए क्या होगा, इक्वल होगा। I3 माइनस और CO2 क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। समझ गए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे उन्हें लगता है कि इक्वल वाला केस यहीं पर आता है, जो सर ने 2-4 एग्जाम्पल बताए। नहीं नहीं, लीनियर लीनियर हमेशा इक्वल होंगे। क्या होगा बेटा, लीनियर लीनियर हमेशा इक्वल होंगे। समझ गए ना बेटा, लीनियर लीनियर तो हमेशा ही इक्वल होंगे। एक ही ऐसी ज्योमेट्री है जहां दावे के साथ ठोक सकते कह सकते हो कि लीनियर लीनियर हमेशा इक्वल होंगे। तो ये मैंने ये सवाल क्यों करवाया, ये समझ आया, ताकि तुम नंबर ऑफ लोन पेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह ना अप्लाई कर दो। बोले 3 लोन पेयर 2 लोन, सॉरी 3 लोन पेयर 0 लोन पेयर, सर 3 लोन पेयर 0 लोन पेयर, इसका मतलब है 3 लोन पेयर वाला सर बॉन्ड एंगल कम होगा सर। नहीं, मैंने ये सवाल क्यों करवाया है ये भी सोच लेना। मैंने इसीलिए करवाया कि ये इंपॉर्टेंट क्या है,
ट्रिक या ट्रिक की सीक्वेंस? वापस बताओ, इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिक या ट्रिक की सीक्वेंस? कह रहा हाउ टू फाइंड लीनियर। उससे पहले सर्च कर तू हाउ टू फाइंड लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, यहां कहीं पे लीनियर कैसे फाइंड करते हैं, है ना? जा, गो एंड फाइंड लेक्चर नंबर 4, 5। सीक्वेंस, ट्रिक इंपॉर्टेंट है बट उसकी सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। एक ने बहुत शाना आंसर दिया, कह रहा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यस, ट्रिक विद करेक्ट सीक्वेंस। ओके बेटा, अब मान लो देखो इधर का केस खत्म हो गया बेटा कि अगर लोन पेयर एब्सेंट है दोनों के पास तो हम बराबर आंसर कर देते हैं। मैं अब इधर आ रहा हूं कि यहां तुमने कह दिया कि लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहां दो केस बन सकते हैं कि ऐसा कुछ हो कि लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम हो जाए, फिर क्या करोगे भाई? यहां तो ऊपर तो तुमने आंसर कर दिया, इस ऊपर वाले केस में तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट लोन पेयर डिफरेंट है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट लोन पेयर डिफरेंट है, तो तुमने लोन पेयर के नंबर पे आंसर कर दिया। मैं कह रहा हूं एक स्टेप नीचे आओ, जो सबसे आखिर में देखना होता है, और वो है कि लोन पेयर का नंबर और हाइब्रिडाइजेशन जब दोनों सेम हो जाए तो किससे डिफरेंशिएट करोगे, फिर आंसर कैसे निकालोगे? जब लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों के ही नंबर सेम हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया, लोन पेयर भी बराबर है सब में, अब कैसे आंसर करोगे? तो अब लास्ट में जो हथियार बचता है वो बचता है सेंट्रल एटम की साइज देख लो, सराउंडिंग एटम की साइज देख लो। इन दोनों में से आपको कुछ तो अलग मिलेगा और वहां से आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना है। अगर सराउंडिंग एटम की साइज ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये ऐसा होता है कि ये रहा सेंट्रल एटम और ये है सराउंडिंग एटम और ये है सराउंडिंग एटम, ठीक है? ये जनरल रूल्स हैं बॉन्ड एंगल को निकालने के, जनरल रूल्स है बेटा। अब कोई एक्सपेरिमेंटल एक्सेप्शनल कोई बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है तो वो इनसे सॉल्व नहीं होगा, तो हम उस पे नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल सवाल करने की कोशिश करेंगे। नीट CH4NH3H2O से ऊपर नहीं जाएगा, याद रखना। नीट तो CH3H2O और उससे ही ऊपर नहीं जाएगा। यहां पे ये थीटा, अगर इनके बीच का रिपल्शन ज्यादा हो, अगर इनकी साइज ज्यादा होगी, सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ेगी तो रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो थीटा जो है वो खुलेगा। ये दोनों आपस में अगर एक दूसरे को ज्यादा धक्का देंगे इनकी साइज बढ़ाने पर, एंगल जो है वो क्या होगा, खुलेगा। इसका उल्टा सेंट्रल एटम की साइज, इसका उल्टा क्या है, सेंट्रल। अब मैं बीच में सेंट्रल एटम कर दूं बड़ा, अब ये बड़ा है तो इन विचारों को पास आने का मौका मिल जाएगा, इन विचारों को क्या होगा, पास आने का मौका मिल जाएगा, यहां लेस रिपल्शन होगा। ठीक है, तो यहां थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है तो थीटा भी क्या होता है, थीटा कम होता है। ये याद रखना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो याद रख लिया करो। ये क्या होता है, बढ़ने के साथ बढ़ना हो जाता है। जो ये रिलेशन है ना, ये बढ़ने के साथ बढ़ने वाला है। देखो सेंट्रल एटम की सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ रही है, थीटा बढ़ रहा है, वो इनवर्स चलता है। इनवर्स वाली चीजें याद नहीं रहती, और ये फील भी अच्छे से कर पाते हो कि अगर साइज बढ़ेगी तो रिपल्शन बढ़ेगा तो एंगल खुलता जाएगा। ये फील भी अच्छे से कर पाते हो, उसको फील करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, बट वो होता है कि अगर वो बड़ी साइज का है तो ऑब्वियसली अगर कोई बीच में बड़ी जगह है तो वहां पर उनके पास रिपल्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जगह ही ज्यादा है। ठीक है, वो थोड़ा फील करना मुश्किल है, बट ये याद रखो इसे फील करना भी आसान है और इसको समझना भी आसान है, और इसका उल्टा वो समझ लो, तो उसके चक्कर में ना पड़ो, इसको सीखो और उल्टा याद रखो। क्या हम इसके एग्जाम्पल करके देख सकते हैं? बोले सर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 आओ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, 5 में हम ले लेते हैं NF3। देखो कैसे, मैंने ले लिया NF3, NCl3, NBr3, ये ले लिया। पहले तो पता करो कि ये सब के सब, तीनों के तीनों, ये भी आपका AB3L1 है,
ये भी आपका AB3L1 है और ये भी आपका AB3L1 है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहां पे जो केस है वो क्या है कि नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम सब में, हाइब्रिडाइजेशन सेम। आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है 1 1 1, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। देखो 0 0 0 अगर होता तो ये वो केस नहीं होता, वो एब्सेंट वाला केस होता। 0 0 0 को सेम मत बोल देना, ये 0 0 0 वाला अगर कोई केस है ना तो वो ऐसा वाला केस है, ये 0 0 0 0 0 ये अलग केस है। बोले सर 0 0 0 भी तो सेम है, नहीं नहीं बेटा एब्सेंट हुए, ये वो केस ही अलग है। ये हम इधर है इधर, ये तो हम यहां है यहां, ये तो केस ही अलग है। हम चार्ट के इस साइड है, उस तरफ जाना ही नहीं है, उस तरफ अलग चीज है, उसमें पहले लोन पेयर होंगे, फिर उसके बाद एक स्टेप आती है कि अगर हो और अगर सेम हो जाए दोनों हाइब्रिडाइजेशन वगैरह तो क्या होगा। तो ये वाला सवाल देखो, इसमें तुम कैसे आंसर करोगे। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, बहुत सारे बच्चे कहते हैं बराबर कर दो, बराबर नहीं होगा। बराबर तभी होगा जब लोन पेयर 0 0 0 हो। तो यहां क्या होगा बेटा, यहां पे हमें जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि सराउंडिंग एटम की जो साइज है वो इंक्रीज हो रही है, और वो इंक्रीज होने से थीटा जो है वो इंक्रीज होगा, बिकॉज FCl और Br में ये साइज का ऑर्डर होता है। करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, चलो बढ़िया चीज। अब अगर मैं लिख दूं इसमें अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 6, मैंने ले लिया NCl3 PCl3 ASCl3। ठीक है, अब बताओ, अब देखो अभी भी ये AB3L1 है, ये भी AB3L1 है और ये भी आपका AB3L1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली है तो ऑब्वियसली सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर ही होंगे, जैसा ये बनेगा वैसा ये बनेगा। ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 sp3। अगेन इनके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, बट जो डिफरेंट है वो क्या है, सराउंडिंग एटम सेम, सब में क्लोरीन क्लोरीन है। सेंट्रल एटम डिफरेंट, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी तो थीटा क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज कर, है ना, क्योंकि सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है। तो इसके अंदर हमें जो ध्यान में रखना है, मैं उसे अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला हमें इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ये देखना है। इसके अंदर हमें FCl और Br देखना है, क्योंकि वो सराउंडिंग एटम की साइड से ही डिसाइड होगा, बिकॉज वहां सेंट्रल एटम तो सेम है ना, यहां सेंट्रल एटम सेम है, सब में नाइट्रोजन है। चलो आ जाओ, आप कुछ सवाल करके दिखाओ। होल 45 सेकंड दे दिया, अब 45 सेकंड में तो हो जाएगा यार, कर लो। एक कह रहा है कि अगर लोन पेयर भी अलग हो, हाइब्रिडाइजेशन भी अलग हो, सब कुछ अलग हो, तो बेटा सब कुछ अलग होगा तो एक तो हिंट होगा उसको करने का सवाल का। जैसे ऊपर VSC PR था, हो सकता हो दोनों में से एक लीनियर हो, जैसे I3- है और CO2 है, इसमें सब कुछ ही अलग है।
I3 माइनस और CO2 में सब कुछ अलग है। क्या करोगे इसको, सब कुछ ही अलग है। तो दिमाग लगाओ ना, तुमको वो जो चार्ट दिया है ना मैंने, उसमें से कुछ तो निकल के आएगा, तो तुम सवाल कर लोगे। उस चार्ट के अलावा अगर वो कुछ भी पूछता है ना, वो तो फिर डेटा बेस्ड हो गया, वो पूछता ही नहीं है कभी। तो तुम उससे बाहर जाने की कोशिश मत करो, जो सिखाया है उतना सीख लो, वही काफी है तुम्हारे लिए। चलो देखते हैं इस बार कितने लोगों ने आंसर सही किया। 62% लोगों ने आंसर सही किया है। बाकी तो मैं बता रहा हूं ना, ये जो 16% वाले हैं ना, ये बैठा अपना टाइम खराब कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, बैठे अपना टाइम खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये जो जो भी इसका आंसर नहीं कर पा रहा है, उसकी दिक्कत बॉन्ड एंगल नहीं है, उसकी दिक्कत ये है उसे ये नहीं आता, उसकी दिक्कत ये है उसे ये नहीं आता, उसकी दिक्कत ये है उसे ये नहीं आता। ये साफ दिख रहा है ट्राइगोनल प्लेनर होता है ये बेंट है और ये लीनियर है। मैंने मैक्सिमम पूछा लीनियर से ज्यादा क्या होगा। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, थीटा 120 डिग्री आसपास होता है। ये बेंट है, ये थीटा इज लेस देन 120 डिग्री होता है। और ये लीनियर है, थीटा इज 180 डिग्री। जिसे नहीं आ रहा है उसकी दिक्कत बॉन्ड एंगल थोड़ी है, वो समझ ही नहीं रहा है। मैं कब से चिल्लाए जा रहा हूं, उसकी दिक्कत है निकालना, मॉलिक्यूल निकालना नहीं आता उसे। उसे मॉलिक्यूल का टाइप ही निकालना नहीं आता। वो रोज सोचता तो है कि आज वापस देखूंगा लेक्चर, लेकिन नहीं देखता। ठीक है, तो तुम प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो बेटा, तुम प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हो। जब मैं यहां पर हर बार ऐसी ऐसी चीज लिख रहा हूं, भाई मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ हूं, है, तो मैं ये बार बार ये चीज लिख रहा हूं। तुम क्या चाहते हो, मेरी तरह ऐसे फटाफट लिखना चाहते हो? टाइम लगेगा, उसके लिए भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम कहां है समझिए, बॉन्ड एंगल की दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि तुम्हें यही नहीं पता कि ये क्या स्ट्रक्चर होगी इन दिनों। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है तो लगा लो टाइम। लो मैं ले ही नहीं रहा ना, पोल ही नहीं ले रहा, लगाओ ना टाइम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ टाइम, मैं नहीं ले रहा पोल। आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, करो इसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं लगा रहा पोल यार, छोड़ो ना, क्या करोगे पोल लगा के? पोल लगाओ तो टाइम की दिक्कत। और अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो भाई रोज उन्हीं 25-30 मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस कर। तुझे क्या लगता है एक बार कर लिया तुमने वो 30 सवाल अगर 5 घंटे में किए होंगे, तो उसके बाद अगर तुम वापस नहीं करोगे उसको, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। वो तुम्हें बार बार करने पड़ेंगे, जब तक करने पड़ेंगे तो प्रैक्टिस करो। स्पीड कम करनी है इस वाले केस में, बैठ के हर जगह पे डिवाइड करोगे क्या? स्पीड कम करो इस केस में। और स्पीड कम तभी हो सकता है जब बार बार एक ही चीज की प्रैक्टिस की जाए। 500 मीटर रेस में भागने वाला ऐसे थोड़ी होता है कि इस बार 200 भागूंगा, इस बार हर्डल वाली भागूंगा, इस बार लंबी कूद दौड़ूंगा। नहीं, वो बार बार 500 मीटर की रेस ही भागनी होती, क्योंकि उसका टारगेट होता है कि कम टाइम में पूरा करना है उसे। तो अगर आपको कोई चीज आती है, दौड़ना तो उसे आता है भाई, उसको 500 मीटर भागने वाले को भागना आता है, उसका चैलेंज है टाइम कम करना। अब अगर तुम सोच रहे हो कि हमें यह आता है तो टाइम कम कर, आता है तो टाइम कम कर, भाग जल्दी, जितना जल्दी भागेगा अच्छा होगा ना। समझो मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं, कि जो चीज आती है तुमने 5 घंटे लगा के उसे कर लिया, ओ होमवर्क डन। अरे बेटा होमवर्क डन किया है 4-5 घंटे में, वो जो 30 सवाल मैंने दिए थे उससे क्या हुआ, काम खत्म होने की संतुष्टि मिली। लेकिन वो 4 घंटे की चीज नहीं थी, वो पहली बार में 4 घंटे ही लगेंगे, लेकिन अब उसका टाइम कम कर, तब मजा आएगा। ऐसा देखो, ये तो करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लीनियर जो है वो पीछे आ ही नहीं सकता, छोटा नहीं हो सकता। फिर लीनियर और बेंट भी बराबर नहीं हो सकते।
फिर ये ट्राइगोनल प्लेनर है और ये N3 माइनस है, लीनियर है, ये ज्यादा होगा। CH4 और NH4 प्लस ये बराबर होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये AB4L0 आएगा, ये भी AB4L0 आएगा, तो इसका मतलब है ये तो इक्वल होंगे। तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या आया? सी, क्योंकि करेक्ट पूछा था। अब ठीक है या और टाइम कम पड़ गया? बोले इक्वल क्यों होंगे? बोले लोन पेयर एब्सेंट है दोनों के ही पास, तो बराबर ही हुआ ना। आपको उस चार्ट में कहां से आंसर करना है? N3 माइनस, ये लीनियर है, ठीक है। और ये जो है ये आप कैसे भी निकालो यार, आप इसका आप कैसे भी निकाल लो, ये sp3, ये sp2 आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा, आप हाइब्रिडाइजेशन से भी निकाल सकते हो। मैं तो कह रहा हूं लीनियर, और इतना दिमाग लगाओ ना, ये और इसमें यही ज्यादा होगा ना भाई यार। थोड़ा तो सोच कि कोई चीज ट्राइगोनल प्लेनर है, कोई चीज लीनियर है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा। कब तक इनको यही सब करता रहेगा? अब कोई एक आ रहा है कह रहा सेंट्रल एटम देखेंगे। अरे भाई वो तब देखेगा ना जब लोन पेयर प्रेजेंट हो किसी के पास। मैंने कहा लोन पेयर 0 0 हो जाना इज नॉट सेम। 0 0 को ऐसे नहीं बोलेंगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। 0 का मतलब एब्सेंट होता है यार, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं भाई यार। जब लोन पेयर दोनों तरफ 0, मैंने यही तो सिखाया है यार, और ये प्रैक्टिस से आएगा यार, मैं तुम्हें जादू थोड़ी कर सकता हूं यार। 0 0 0 0 0। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट लोन पेयर एब्सेंट लिखा है मैंने। भाई ये इस केस में हो तुम, यहां यहां हो भाई बेटा, यहां हो तुम यार, इस जगह हो तुम। उधर क्यों जा रहे हो पहले? अगर एब्सेंट है तो इधर रहो ना यार। और एब्सेंट का मतलब 0 होता है, एब्सेंट का मतलब 0 होता है बेटा। कह रहे एक्सप्लेन करो सी को, नहीं कर रहा जा। नहीं कर रहा है एक्सप्लेन सी को, तू भी जाके पहले वाला लेक्चर देख ले जा, मॉलिक्यूल का टाइप निकालना सीख ले। N3 माइनस लीनियर है, NO3 माइनस जो आएगा वो तेरा AB, ये आएगा तेरा AB3L0, और ये तेरा आएगा AB2L0। नहीं कर रहा है एक्सप्लेन, जा और कर स्पैमिंग, और करना। 5 दिन स्पैमिंग करता है, एक दिन पढ़ने का मन करता है, उस दिन कहता है समझ नहीं आ रहा, उस दिन कहता है सर मैं वाकई पढ़ना चाहता हूं। पहले 5 दिन तो स्पैमिंग करी होगी तूने। इतना पढ़ाने का सवाल करो ये वाला। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज, अब इसमें देख लेना सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम वाला कॉन्सेप्ट होगा, बस करते जाओ फिर। टाइम दे रहा हूं तुमको पूरा, हिंट दे दिया कि सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम का कॉन्सेप्ट देख लेना। और उसके बाद भी नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारा सब दे ही रहा हूं, है ना। सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम वाले कॉन्सेप्ट से होगा ये पूरा सवाल, तो कर लो यार। अब तो हिंट दे दिया, अब तो टाइम कम लगेगा। तीसरे ऑप्शन में सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है। बहुत सारे बच्चे तो डाउट में रहते, बोले जो सबसे पहले लिखते हैं वो सेंट्रल एटम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब अभी भी अगर किसी को ये नहीं पता कि नाइट्रोजन फैमिली का ऑर्डर क्या है, NP, AS, SB, अब यार उसका मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मैं उसको सामने बिठा के उसके मतलब चरण पकड़ लूं यार, और तो क्या है बताओ। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑर्डर, क्योंकि यहां पर सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है तो थीटा क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ लोन पेयर सेम है, ये भी कंडीशन है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना, तो इसलिए सेंट्रल एटम की स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखेंगे।
अगर तीसरे का करेक्ट ऑर्डर बनाना हो तो कैसे बनाओगे? थर्ड वाले का करेक्ट ऑर्डर बनाना हो तो कैसे बनाओगे? उल्टा कर दोगे बेटा। अगर ये भी उल्टा होता तो वही कॉन्सेप्ट लगता। एक कह रहा सब में बॉन्ड एंगल सेम कर दो, कह रहा वाई नॉट थ्री। ये वही तो बोल रहा हूं भाई, ऑक्सीजन सल्फर और टेल्यूरियम ऐसा होता है ना। तो ये सेंट्रल एटम की साइज अगर बढ़ेगी, ये साइज का ऑर्डर है, तो अगर साइज बढ़ेगी, सेंट्रल एटम की साइज अगर बढ़ेगी तो थीटा कम होना चाहिए। यहां थीटा कम हो रहा है क्या? ये तो बढ़ा रहा है, तो इसलिए गलत है। करेक्ट पूछा वहां पे, समझा? तो ये गलत क्यों है? ये तो खैर गलत ही है, ये गलत है, हो गया बता दिया, ये वाला भी गलत है। लो, अदिति केरी एक्सप्लेन करो थर्ड ऑप्शन को। कर तो दिया, और कैसे करूं? ऑक्सीजन सल्फर सेल्यूरियम सेलेनियम टेल्यूरियम होता है। सेंट्रल एटम की साइज बढ़ते पर, अगर मैं थर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं तो गधों तुमने दूसरा कैसे कर लिया यार? तो यार क्यों इरिटेट कर रहे हो यार, एक तो ऑलरेडी तबीयत खराब है यार। जो तीसरा एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है वो तू दूसरा कैसे कर रहा है यार? एक अजीब आदमी हो गया यार, घास फूस खाते हो गया यार। स्पैमिंग भी ढंग की कर ले यार, स्पैमिंग करने में भी अकल नहीं है क्या? दूसरा तो समझ आ गया, तेल तीसरा भी समझा दो सर। अरे तीसरा कैसे कर रहा है यार? दूसरा कैसे कर लिया तूने फिर जब तीसरा समझ लिया? अजीब लोग हैं यार, मानसिक रूप से पागल करो। मैं तुम्हारे पे इल्जाम लगा दूंगा, केस बना दूंगा कि मेरी मानसिक दुर्दशा की हालत ये 11वीं क्लास है। मेंटली डिस्टर्ब कर दिया मुझे। ये और आसान सवाल है, करो, टाइम पूरा दे रहा हूं, नहीं कराना पोल मुझे, करो सवाल। एक तो यार इतना दिमाग लगा के बॉन्ड एंगल कोई पढ़ाता ही नहीं है इतना, जाके देख लेना। सवाल आता है हवा टाइट हो जाती है बॉन्ड एंगल का। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन लेके आया हूं। इस सवाल को ऐसे करना है कि इधर वाली स्पीसीज के एंगल सोचने, और फिर जो बन रही है उसमें भी एंगल सोचने। तो ऐसा कुछ होगा, कोई एक ऐसी स्पीसीज आएगी जिसमें बढ़ना घटना नहीं होगा, बराबर रहेगा। लगाओ दिमाग। और तुक्के में कर रहे हो तुम क्यों? क्योंकि 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, बोले 4 4, तो ये बराबर होंगे। लेकिन अभी तो आंसर आ गया, लेकिन ये एक दिन जो है ना मरवा देगा तुमको, याद रखना। अभी तो आंसर करोगे तुम इसको, लेकिन मैं कह रहा हूं इसमें भी सोच के आंसर कर ले। आंसर 4 ही है इसका, क्योंकि जो तुमने ट्रिक लगाई है ना, तुक्का, तुम क्या समझते हो मुझे पता नहीं चलता? बोले 3 है 4 है, 3 है 4 है, 3 है 4 है। लेकिन मैं तुमसे करेक्ट रीजन पूछता हूं, बताओ मेरे को करेक्ट रीजन। ये sp2 आएगा और ये sp3 आएगा, ठीक है, इसका चेंज हो ही जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। ये sp3 आएगा और ये भी sp3 आएगा, लेकिन इसमें अंदर ab3l1 होगा और ये ab4l1 0 होगा। इसलिए लोन पेयर के नंबर कम हो गया, लोन पेयर हट गया। अब लोन पेयर हट गया तो एंगल बढ़ जाएगा ना बेटा, उल्टा हो जाएगा। हमने कहा लोन पेयर बढ़ने पर एंगल कम होता है, तो ये जो है ये तो NH3 से NH4 प्लस ज्यादा हो जाएगा। ऊपर वाले में AlCl3 से कम हो जाएगा AlCl4 माइनस। नीचे वाले में क्या हो जाएगा? ये BF3 जो है वो उससे कम हो जाएगा BF4 माइनस, BF4 माइनस। ये देख, ये तेरा sp2 आएगा और ये तेरा sp3 आएगा। जहां हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा वहां तो हम डायरेक्ट ही आंसर कर देंगे।
लेकिन जहां हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा वहां चेक करेंगे लोन पेयर कम ज्यादा। कर लिए। ये देखो, ये आपका AB4L0 है, ये भी आपका AB4L0 है, दोनों में लोन पेयर एब्सेंट है, ये sp3 है, ये sp3 है, तो यानी कि CH4 और CF4 इक्वल हो गए फिर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा आंसर 4। तुक्का लगाया, अच्छी बात है, आंसर भी 4 है, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट भी सीख। हाँ, लोन पेयर एब्सेंट है, तो एब्सेंट ही तो है, 0 0। तो लोन पेयर एब्सेंट है और हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो इक्वल ही होता है, राइट साइड ऑफ द चार्ट। ठीक है भाई, चलो, बढ़िया सवाल था। कुछ सवाल बॉन्ड एंगल के मैं होमवर्क दे के जाऊंगा, वो लास्ट में नोट कर लेना। अब कोई छोटे मोटे से पॉइंट हैं, फटाफट फटाफट नोट कर लो। जैसे हाइब्रिडाइजेशन इन सम इंपॉर्टेंट ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये इतने इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, कुछ कुछ कॉमन। मैंने कहा ना, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन निकालना थोड़ा टेढ़ा खीर है। हमने बोला भी था स्टार्टिंग में कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ये कुछ सेलेक्टेड ओड इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखेंगे। मान लो ये CH3 है, ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ओड कैसे है सुनो, तुम इसका दिमाग लगाओ। ये कार्बन है, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां दे दिए और यहां पे जुड़ गया हाइड्रोजन। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा। जनरली हमारे पास लोन पेयर बचता है, इसके पास एक आंख वाला भूत बचा, इसलिए इसे कहा जाता है ओड इलेक्ट्रॉन। अगर वो 2 में बचता, ऐसा बचता, तो हम पूरा लोन पेयर बोलते उसे। अब ये 2 आंख वाला भूत नहीं है बेटा, ये एक आंख वाला भूत है, ये ओड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या हो गया? ओड इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, ये ओड इलेक्ट्रॉन क्या हवा में घूम रहा होगा या इसकी तरह डब्बे में ही बैठा होगा? जिस तरह से ये डब्बे में बैठा है, ये भी डब्बे में ही बैठा होगा यार। ओड इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से लोन पेयर भी डब्बे में बैठा होता है, उसी तरह से ओड इलेक्ट्रॉन भी डब्बे में ही बैठा होगा। ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? वो आधा भरा हुआ डब्बा होगा। ये फुल फिल डब्बा है। लोन पेयर का मतलब एक ऐसा डब्बा है जिसमें दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे हैं, और वो एक ऐसा डब्बा है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। समझ रहे हो बात? इसे एक आंख के भूत से समझ लो या ऐसे समझ लो। अब पॉइंट वो है कि अगर ये डब्बा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक आंख वाला भूत हाइब्रिड ऑर्बिटल है। मेरी बात को समझना बेटा, पढ़ना मत, लिखना मत, अभी मेरी तरफ है ना, मेरी तरफ देख के सुनो। मैं कह रहा हूं कि 2 केस हो सकते हैं, ये तो चलो इसको हटा दो। 2 केस हो सकते हैं। हम लोन पेयर को तो हमेशा ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब मैंने काउंट किया 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। अब यहां फंस गए, बोले सर ये लोन पेयर तो नहीं है, अब इसको काउंट करेंगे नहीं करें? अब लफड़ा पड़ गया ये तो। ले यार, अब क्या करें? अगर ये CH3 माइनस होता तो ये ऐसा होता, अगर ये CH3 माइनस होता तो ये ऐसा होता। तो हम कर लेते काउंट, कैसे? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, हम sp3 लिख देते। सॉरी, 4 सिग्मा मतलब 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख देते? sp3 लिख देते। पर ये CH3 माइनस है ही नहीं, वो तो CH3 है, यानी कि ये यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है वहां पे। अब उसको काउंट करे कि नहीं करे? क्योंकि तुमने इस डब्बे को तो तुरंत काउंट कर लिया, क्योंकि तुमने देख लिया लोन पेयर है और तुम्हें पता है कि लोन पेयर को काउंट किया जाता है। मेरा सवाल यह है कि हम काउंट क्या कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स। हम क्या काउंट कर रहे हैं? वो ऑर्बिटल्स जो सिग्मा बनाते हैं और वो ऑर्बिटल्स जो लोन पेयर रख के बैठते हैं, उसी से तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं बेटा। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल के 2 ही काम, या तो बनाते हैं सिग्मा या रखते हैं लोन पेयर। यानी कि हम सिग्मा और लोन पेयर काउंट करके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला सीन कौन सा होता है? तो sp3 होता है।
ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां आई? प्रॉब्लम यहां आई कि अगर कोई ऐसा हो तो क्या करेंगे सर? अब हम इसमें इस ऑर्बिटल को तो काउंट कर लेंगे, इस ऑर्बिटल को भी काउंट कर लेंगे, और इस ऑर्बिटल को भी काउंट कर लेंगे, यानी कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये 3 सिग्मा तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर उस ऑर्बिटल को काउंट करें कि नहीं करें? तो आप बोलोगे कि लोन पेयर नहीं है तो नहीं करेंगे। नहीं, ये जवाब गलत है। जवाब गलत है। क्यों? क्योंकि तुमने खुद कहा कि ऐसे ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और खाली भी पार्टिसिपेट करते हैं। भूल गए? कल हाइब्रिडाइजेशन में यही तो सिखाया था कि ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो रहा, orbitals having paired electron or and vacant orbital all can participate in hybridization। इसका मतलब है कर तो ये भी सकता है, यानी कि ये एक आंख वाला जो भूत है ये डब्बा भी हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है। बस हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब जाएगा और कब नहीं जाएगा। अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये जाएगा तो मैं 1 2 3 और 4 कर लूंगा। सुनना मेरी बात को, अगर मुझे पता लग जाए कि 1 2 ये डब्बा हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर मैं ये समझ जाऊं कि ये डब्बा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो मैं इसको काउंट कर लूंगा। और अगर मुझे पता चल जाए कि नहीं कर रहा है तो फिर मैं इसे काउंट क्यों करूंगा? नहीं करूंगा ना। तो इसका मतलब हुआ पहले ये समझ आ जाए कि कब ये डब्बा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और कब नहीं करेगा। जब करेगा तो हम सिग्मा के साथ उस डब्बे को काउंट कर लेंगे, और जब नहीं करेगा तो हम सिर्फ सिग्मा सिग्मा काउंट करके उस डब्बे को छोड़ देंगे। तो यहां पे 2 कंडीशन बनती है। अगर मैं सिर्फ 3 सिग्मा ले लेता हूं तो मेरे पास sp2 की कंडीशन बनती है, और अगर मैं इसको इस एक के साथ यहां ले लेता हूं तो मेरे पास sp3 की कंडीशन बनती है। अब फंस गए? बोले ये होगा या ये सही होगा? बस यही जानना है, बस यही जानना है। ठीक है, अब यही जानना है। तो अब कैसे समझोगे? तो सुनो, ऑर्बिटल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो डब्बा, विवादित डब्बा, एक आंख वाला भूत, ऑर्बिटल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन, ऐसा वाला है ना, वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला डब्बा कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली व्हेन सराउंडिंग एटम इज हाई En, है ना, हाई En। हाई En मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, है ना। MdJ जो तुम्हारे काम आ जाएगा, ऐसे होने को सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ऐसी चीज नहीं देखते, बट MdJ जो तुम्हारे काम आ जाएगा कि इफ सराउंडिंग एटम इज हाइड्रोजन देन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा आ गया। अब बताओ, अब बोलो। देखो बेटा, ये एस, ये रहा पहला एग्जाम्पल, और वही हमारा CH3, इसे CH3 रेडिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? CH3 रेडिकल। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इस पे ऐसे लगाया जाता है, आप मत लगाओ कोई बात नहीं। ये बनेगा ऐसा, ये ऐसा बनेगा, ये एक आंख वाला भूत है, ये H है, ये H है, ये H है, तो इसमें सिर्फ 3 सिग्मा काउंट होंगे। ठीक है, 3 सिग्मा काउंट होंगे, तो यहां क्या होगा? sp2 होगा। अब मुझे बताओ sp2 ऐसा होता है क्या? sp2 जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है जनरली? sp2, अभी समझना बात को। sp2 का मतलब ये कार्बन है, इस कार्बन का एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा ये रहा, ठीक है, और इसने ऐसे करके एक्साइट कर रखे। अब हुआ क्या? लफड़ा हो गया। बोले लफड़ा क्या हुआ? बोले इसने मिक्सिंग करी ऐसी, अब यहां पे मिक्सिंग हुई तो sp2 नाम की मिक्सिंग हुई, तो यहां ये 3 तो अलग हो गए, यहां आ गया sp2, यहां आ गया sp2, यहां आ गया sp2, ये डब्बे तो आपको अलग दिख गए, और ये बेचारा अलग से पड़ा रह गया। इस पे क्या बोलोगे? प्योर पी? भाई यहां तो तुम्हारा इधर आ गया एक हाइड्रोजन, इधर आ गया एक हाइड्रोजन, इधर आ गया एक हाइड्रोजन, ठीक है, 3 बॉन्ड तो तुमको दिख रहे हैं। sp2 का मतलब है ये 1 2 3 यही मिक्स हुए, एक S और
दो, 3p, जिसमें से मिक्स कितने हुए, 2p। ये कौन सा रह गया, प्योर पी। ये कौन सा रह गया बेटा, प्योर पी। तो तुमसे पूछा जाएगा इससे, देखो ये तो जेई एडवांस का सवाल है। जेई एडवांस का सवाल है कि इन सी एच थ्री ओड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, जेई एडवांस का सवाल है, मजाक में उड़ा दोगे। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्योर s ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल। बताओ, जेई एडवांस का सवाल है ये, और तुमने कर लिया अभी मजाक मजाक। ऐसा सवाल पूछता है वो। क्या पूछता है वो, ये नीट लेवल नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन नीट लेवल नहीं है। जिस दिन ये सवाल नीट में आएगा उस दिन मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि देश के सबसे बेहतरीन, मतलब एक ही एग्जाम, बेहतरीन छोड़ो, देश का एक ही एग्जाम है जो देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स बनाने के लिए लिया जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा देश का, पूरा पूरा स्वास्थ्य विभाग जिस एक एग्जाम पे टिका हुआ है, अगर वो एग्जाम बच्चों वाला हो गया तो थोड़ी तकलीफ है, फिर कोई भी जाएगा वहां पे, और दिक्कत तुम्हें ही आएगी। तुम ऐसे डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाओगे क्या जिसे कुछ नहीं आता होगा? बताओ आंसर क्या हो जाएगा, प्योर पी ऑर्बिटल। दिख रहा है वो, ये जो डब्बा है ना बेटा, ये रहा। अब ये sp2 होने की वजह से, ये sp2 होने की वजह से ये ऐसा दिखने लग जाता है, ये ऐसा H, ये H और ये H। और क्योंकि प्योर p ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा होता है ना, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा होता है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये प्योर p है। तो इस प्योर p को कैसे बनाएंगे अपन, ऐसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इस कार्बन के पास ऐसे, और किसी भी एक तरफ इलेक्ट्रॉन लगा लो, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। इस तरह से बनेगा ये देखो, क्योंकि ये ऐसा रहता ही नहीं है ना। अगर ये sp3 होता तो इसकी करेक्ट ज्योमेट्री यही होती, लेकिन ये sp2 है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। समझ तो आ रहा है बेटा? देखो, छोड़ने को तो मैं ड्रॉपर्स में भी ये चीजें छोड़ देता हूं, लेकिन अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। जिसको ये चीजें समझ आ रही है लिखवा लो मेरे से, सेलेक्ट है वो बच्चा। ये इस ये किस लेवल की चीजें हैं, और तुम आराम से स्मूथली, वही बात है, दवाई दे तो रहा हूं लेकिन शहद में घोल के दे रहा हूं, तो पता ही नहीं चल रहा तुमको। आ जाओ बेटा। हाँ, होमवर्क के लिए स्लाइड जरूर नोट करना, लास्ट में बॉन्ड एंगल के करेक्ट ऑर्डर देके जाऊंगा। मुझे पता है उसमें से बहुत सारे गलत करोगे, बट फिर भी देके जाऊंगा। चलो नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल, इसका कुछ उल्टा करते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया, मैंने ले लिया CF3। देखो ये भी ओड इलेक्ट्रॉन है, ये भी ओड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक आंख वाला भूत है, ये H है, ये H है और ये भी H है। बट इस केस में हम sp2 नहीं करेंगे, इस केस में हम sp3 लेंगे। बोलो क्यों? बिकॉज बिकॉज क्या होगा इसमें, है ना, या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, क्योंकि सराउंडिंग एटम इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, फ्लोरीन लगाना, सॉरी, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब ठीक है, ये फ्लोरीन है, ठीक है भाई, फ्लोरीन वाला कर दिया। ये हाई ईएल है।
कर दिया, सही कर दिया। चलो, तो अब इस केस में हम इसको sp3 बोलेंगे। इसका मतलब है इस वाले केस में, इस वाले केस में देखो दो अलग केस आ रहे हैं। इस वाले केस में ये एक साइड तो हो ही गया होगा। अब देखो ये पूरा ही मिक्स हो गया। अब पूरा ही मिक्स हो गया तो ये ऐसा बन गया, यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे। इसका नाम sp3, इसका नाम sp3, इसका नाम sp3 और इसका नाम sp3। यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया। एक हाइड्रोजन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन। अब ये बच गया, तो इसके लिए क्या लिखोगे कि ओड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन प्योर p sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका जो लोन, इसका ओड इलेक्ट्रॉन sp3 में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो नीचे ले आया उसे, पड़ा तो फ्री है वो। अभी ठीक है। बाकियों के लिए ये सब चीजें नहीं करेंगे हम, क्योंकि पूछी जाएगी तो उन्हीं दो स्पीसीज के लिए कभी पूछा जाएगा। अदरवाइज एक होता है NO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसमें पढ़ा है किसमें नहीं पढ़ा है वो एक अलग बात है, वो तो तुम अब सीख जाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। याद रखना, एग्जाम्पल नंबर 3 NO2। NO2 जो होता है वो ऐसा होता है, N एक आंख का भूत, डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये NO2 है। NO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है? ऐसी होती है ना। तो नाइट्रोजन ने अपने 3 डब्बे तो यहां काम में ले लिए, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, और 3 डब्बे हैं और फिर वो रहा चौथा डब्बा। अब इसके अंदर कैसे काउंट करोगे? बोले 2 सिग्मा की वजह से काउंट करेंगे, 2 सिग्मा, और इसको भी काउंट करेंगे बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन थोड़ी है, तो ये काउंट होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। sp2 होते ही क्या तुम इसको बेंट बोल दोगे? बोल देंगे सर। क्या इसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है? क्या ये एसिडिक ऑक्साइड है? एसिडिक है तो कैन कोज एसिड रेन, यस। क्योंकि अगर कोई एनवायरनमेंट में NO2 है और अगर पानी के साथ मिलता है तो पानी में NO2 डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है बेटा। क्या बन जाता है? डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। अल्टीमेटली वो HNO3 ही बनता है। बनता तो वो NO प्लस HNO3 है, NO प्लस HNO3 बनता है, बट ठीक है, वो HNO3 फाइनल प्रोडक्ट HNO3 बन जाता है। ठीक है, तो चलो ये रिएक्शन वगैरह तो खैर बाद में आएगी, हटाओ इसको, भी 11th के लेवल का नहीं है। इनफैक्ट ये मॉलिक्यूल ही 12th का है, नाइट्रोजन फैमिली है तो। और क्या इसके बारे में सोच सकते हैं? थीटा इज वेरी इंटरेस्टिंग। थीटा यानी कि जो ONO बॉन्ड एंगल इज लेस देन 180 डिग्री बट मोर देन 120 डिग्री। अभी इसका यही तो सबसे बड़ा गेम है कि थीटा 120 से तो ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। ये इसका सबसे बड़ा गेम है और ये हमें समझना है। तैयार हो? sp2 बोल दिया तो ऑब्वियसली इसका जो ओड इलेक्ट्रॉन है वो sp2 में प्रेजेंट है।
sp2 तभी होगा ना जब 1 सिग्मा 2 सिग्मा और इसको काउंट करोगे तभी तो sp2 होगा, पाई तो काउंट करोगे नहीं। 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये तो sp2 है, इसका मतलब इसमें ऐसा कि लोन पेयर किस में प्रेजेंट है, एक बच्चा पूछ रहा है, तो सॉरी लोन पेयर क्या ऑड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, तो sp2 में ही प्रेजेंट है ना, 1 2 से तो sp होता। तो अब यहाँ पे इसको काउंट किया है तो 1 2 3 तभी तो sp2 हुआ होगा। तो इसका मतलब है इसका जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो sp2 में ही तो प्रेजेंट है। तो ये बार बार इस तरह से थोड़ी उधेड़ उधेड़ के रखेंगे, जो चीजें हैं समझ गए, अब समझ में आ जाएगी। अब ये समझना है हमें कि थीटा कैसे है। तो 3 कंडीशन लेता हूं मैं। अगर नाइट्रोजन के तीनों तरफ वैलेंसी हो तो थीटा होता है 120 डिग्री। अगर नाइट्रोजन के दो तरफ वैलेंसी हो और एक प्रॉपर 2 आंख वाला भूत हो तो थीटा होता है 120 डिग्री से कम। लेकिन हम इस तीनों दोनों ही केस से थोड़ा परे हैं इस बार, और हमारे पास यहां 1 आंख वाला भूत है, और 1 आंख वाला भूत इज नॉट लोन पेयर। और अब यहां पे जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, वो 120 डिग्री से तो ज्यादा आएगा बट लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि इतना भी नहीं है। और रीजन क्या है, वो रीजन सुनो कि देखो यहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये थीटा 120 डिग्री पे सेट हो गया। यहां लोन पेयर आ गया तो थीटा 120 से कम हो गया। ये दोनों चीजें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसीलिए ये कम हो गया। लेकिन यहां पे तुम लोन पेयर तो है ही नहीं, तो रीजन क्या आएगा इसमें, रीजन आएगा कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन सिंगल इलेक्ट्रॉन, सॉरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सॉरी गलत लिख दिया। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये है ना, ये ज्यादा है, ठीक है। और ये जो है वो बी है, ये ए है, तो ए ज्यादा है बी से, तो ये दबेगा, ठीक है बेटा। लेकिन यहां क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन और सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर रिपल्शन में बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर नहीं है। तो क्या होगा कि इन दोनों ने आपस में बात करी, जैसे ही ऊपर एक इलेक्ट्रॉन देखा, दोनों बॉन्ड पेयर ने बोला इधर आ इधर आ इधर आ। कह रहे क्या हुआ, कह रहा देख ऊपर आदमी काणिया हो गया। बोले कैसे, कह रहा देख उसके 2 आंखें थी ना, बोले हाँ, बोले 2 इलेक्ट्रॉन थे, बोले थे तो सही। बोले रिपल्शन कौन करता है, कह रहे इलेक्ट्रॉन ही करते। बोले कम हो गया, कम क्या हो गया, कम हो गया। बोले सही बता, बोले हाँ, कि थोड़ा उधर उधर हो। कह रहे ऊपर वाला कमजोर हो गया। क्या बोला, ऊपर वाला कमजोर हो गया, थोड़ा खुल जाते हैं। 120 थे, 2 ऐसे समझो, 2 पर 120 से कम थे, 2 पर 120 से कम थे। बोले एक इलेक्ट्रॉन हट गया, बोले हट रही, चल के कह रहे क्या, कह रहे ऊपर एक ही है, अब थोड़ा अपना बढ़ा देते। बोले बढ़ा ले। बोले क्यों, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा कमजोर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये वाला और ये वाला रिपल्शन थोड़ा। अरे भाई यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी जो रिपल्शन चल रहे थे ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में चल रहा था, अभी यहां पे 3 ही इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन चलेगा ना बेटा। अब 3 ही इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन चलेगा तो इधर वाला ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में 4 का चल रहा होगा, ये देखो, तो ये ज्यादा होगा, तो ये कम हो जाएगा। अब इस केस में अगर मैं इसे ए मानूं और इस केस में अगर मैं हाँ और इसे बी मानूं, तो यहां पर जो है यहां उल्टा होगा बेटा, ए कम होगा और बी ज्यादा होगा। इसीलिए अब इतना ज्यादा भी नहीं होगा, ऊपर जाएंगे। बोले अच्छा लग रहा है 120 से ज्यादा हो गए। तो ऊपर वाला जो एक आंख से देख रहा है ना, कह रहे क्या शाणे किधर है, अभी मरा नहीं है मैं, जिंदा है, 1 इलेक्ट्रॉन है, चल ज्यादा औकात से बाहर नहीं। कह रहा वो हम सिर्फ कह 180 की, सोचना भी मत, ऊपर बैठा है मैं। बोले ऐसे हो जाए क्या, बहुत थापड़ पड़ेगी, एक ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं हो सकते, अपना भी कोई वजूद है, एक है तो क्या हुआ, थोड़ा तो दाब के रखेगा ना बीड़ू। बोला ठीक है थोड़ा खुल जाओ, कमजोर हूं मैं लेकिन जिंदा है मैं, ठीक है 180 नहीं होने देगा मैं, इसलिए 180 तो कम ही रहो तुम। और ज्यादा यहां पे आता है, ये लगभग आता है, थीटा इज लगभग 134 डिग्री के आसपास आता है बेटा। तो NO2 का बॉन्ड एंगल अब तुम्हें समझ आया। अब मैं तुम्हारे पास एक स्पीसीज लेके आता हूं भयंकर,
ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ये देखो, अब ऐसा लिखा हुआ है कि NO2 प्लस NO2 NO3, अब तुम इसको NO3 माइनस, ठीक है, NO2 NO3 माइनस NO2 माइनस। अब तक मैंने इन तीनों को कंपेयर तो करवा दिया था, एक सवाल करवाया था पीछे जिसमें NO2 प्लस आंसर था, तो मैंने इसको बीच में नहीं लिया था। आज मैं बता सकता हूं कि अब ये ऑर्डर तुम जस्टिफाई कर सकते हो। ये देखो, बॉन्ड एंगल, क्यों ऐसा? क्योंकि हमें पता है ये तो 180 डिग्री हो गया, हमें पता है कि ये 134 डिग्री आया अभी, हमें पता है कि ये 120 डिग्री आएगा, और हमें पता है कि ये लेस देन 120 डिग्री आएगा। अब मैंने NO2 ऐड कर लिया बीच में, इससे पहले नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने उस सवाल में ऑप्शन में NO2 नहीं, क्योंकि NO2 एक अलग यूनिक चीज है, 120 से ज्यादा है, 180 से कम है, फंसा दिया अब हमने बीच में इसको। अब हम कर सकते हैं NO2, अब बीच में फंसा दिया मैंने। आप कर सकते हो। अब देखो, सारे ऑक्साइड एक साथ पटक दिए मैंने, अब तो दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये यहां पूरा बनाना चाहो तो बना लो, ये डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है, पूरा NO2 के लिए एक सेपरेट हो जाएगा। हालांकि मैंने समझाने के लिए वहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी वगैरह से समझा दिया। अब इसमें से कोई पॉइंट जो है वो समझ नहीं आ रहा है तो बता दो। नहीं, ठीक है। क्या इसमें नाइट्रोजन के पास डी होता है क्या? डी याद रखना, कुछ चीजें हैं, MDJ, S कभी पाई नहीं बना सकता, S ऑर्बिटल कभी, साइड में लिख देना, पाई नहीं बना सकता। अभी पता चलेगा कि नहीं अगले लेक्चर में, ठीक है। दूसरा, सेकंड पीरियड वालों के पास डी नहीं होता। सेकंड पीरियड वालों के पास डी नहीं होता। तो बताओ, अगर डी नहीं होता तो डी पाई टाइप का कोई पाई बॉन्ड बनाएगा क्या? तो आंसर है नहीं बनता। अब मेरा सवाल यह है कि अगर तुमको इसमें पाई दिख रहा है तो ये पाई किससे बना होगा? तुमने कहा एस नहीं बना सकता, तुमने कहा डी है ही नहीं, सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड, है ना, क्योंकि सेकंड पीरियड है। तो तुमसे पूछा जाए कि ये कौन सा पाई है, किससे बना होगा, तो आंसर हो जाएगा ये वाला जो पाई है, ये कौन सा होगा? पी पाई होगा कि नहीं होगा? और अच्छे से करना चाहो तो क्योंकि टू पी पाई होगा, बिकॉज 2p ऑर्बिटल ही तो होगा वो। तो जो पाई बना होगा, एस बना नहीं सकता, है ना, एस तो बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? अगले लेक्चर में समझ आएगा। एस बना नहीं सकता, डी इनके पास है नहीं, तो जो तुम्हें पाई दिख रहा है उसके चांस क्या हुए फिर? दोनों के पास टू पी है वैलेंस शेल में, टू पी पाई। समझ में आया? तो इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है? टू पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इन चीजों को हम और आगे से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है भाई। फिलहाल एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग टाइप के कुछ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। देखो, एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग हमने एक तरीके से तो देख लिया, ये वाला तो हमने कर लिया था, याद करो, ये वाला तो हमने कर लिया। और इसमें मेजरली हमें ध्यान रखना होता है सेकंड पीरियड, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है, नोट लगा के, बट
फ्लोरीन ऑलवेज 1, ऑक्सीजन मैक्स 2, है ना, रेयरली 3, जो कि पाई है ना, रेयरली मैक्स 2 और रेयरली जो है वो 3, बट 4 नेवर। तो फ्लोरीन के केस में 1, 2, 3, 4 कोवेलेंसी में सिर्फ 1 होगी, 3, 4 नहीं हो सकती। ऑक्सीजन के केस में 1 हो सकती है ना, 2, 3, 4। ऑक्सीजन के केस में कभी भी कोवेलेंसी आपको 4 तो नहीं देखने को मिलेगी, 1 भी बहुत कम, ऑक्सीजन जो है 1 कोवेलेंसी वाला भी आपको जो है दिख जाएगा। सिंगल बॉन्ड जो होगा वो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा रेयर। जैसे ओजोन में है एक ऑक्सीजन, रेयर होगा, अगर होगा तो वो कोऑर्डिनेट के साथ ही होगा। एनीवेज, चलो बहुत कुछ चीजें मैंने बता दी। देखो, तो पहले मैं ये बता देता हूं, फिर पीछे वाले पे वापस आऊंगा, बाद में नोट कर लेना नोट्स। हमें पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। बोरोन 4 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड नहीं बना सकता। ClF3 क्योंकि थर्ड पीरियड का है तो 3 बॉन्ड है। अब फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है तो यही डाउट आता है, इसलिए मैंने फ्लोरीन का केस ले लिया। फ्लोरीन अपने जीवन में एक ही बॉन्ड बना सकता है ना। फ्लोरीन ऐसा कैसे हो जाएगा मुझे बताओ, कि 3 बॉन्ड कैसे बना लेगा? ऐसा बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि फ्लोरीन तो सिर्फ और सिर्फ एक बनाता है, एक। तो फ्लोरीन तो 4 छोड़ो, फ्लोरीन तो 4 छोड़ो, 2, 3, 4 कुछ भी नहीं दिखा सकता, फ्लोरीन सिर्फ एक बना सकता है। और हमारा ये स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं कि ऑल सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैव 4 कोवेलेंसी, मेरा सवाल सुनना बेटा, मैंने बोल दिया सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, ट्रू। मैं बोल रहा हूं सारे सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की कोवेलेंसी 4 होती है, फॉल्स। दोनों बातों में फर्क है और दोनों स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना। सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, राइट। सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की कोवेलेंसी 4 होती है मैक्सिमम, रॉन्ग, गलत है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन फिट नहीं बैठते उसमें, याद रहेगा बेटा। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन की वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि ऑल सेकंड पीरियड एलिमेंट्स विल हैव मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, वो गलत हो जाता है। मैक्सिमम 4 हो सकती है, किसकी? इन दोनों की नहीं हो सकती, इसी वजह से वो स्टेटमेंट सबके लिए गलत होता है। ये याद हो जाएगा बेटा। क्या थर्ड पीरियड वालों की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है बेटा? क्या थर्ड पीरियड वाले की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है? और अगर हाँ तो फिर क्यों, ये भी बताओ, क्योंकि मैंने पढ़ा दी है कोवेलेंसी। टाइम ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? डॉक्टर बनने निकले हो, डॉक्टर बनने निकले हो बेटा। जब जिम्मा बड़ा उठाया है तो जिम्मेदारी भी दिखा। तुम्हारी चॉइस थी डॉक्टर बनने की। ये जो भी बोलते हैं ना टाइम ज्यादा हो गया, सर प्लीज एंड कर दो, ये कभी सेलेक्ट होने नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी नीयत नहीं है पढ़ने की। आदमी की सबसे सही चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए नीयत, कि किसी भी काम करने, काम सभी करते हैं बेटा, लेकिन अगर कोई सही नीयत से किया गया काम होना तो उसमें सक्सेस हमेशा मिलती है। इसलिए नीयत ठीक रखो अपनी, पॉजिटिव रहो जो कर रहे हो उसके लिए। ये 5 मिनट और 7 मिनट में कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, ठीक है? पूरे दिन में कितने मिनट और कितने घंटे खराब करते हो ना तुम, मैं जानता हूं। यहां 5 मिनट तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं, रील्स पे आधा घंटा तुम्हारा कब जाएगा पता नहीं चलता। चलाओ, क्या क्या तो यार, क्या नहीं पढ़ रहे थे, क्या रह गया पता ही नहीं चल रहा है अब ये सिर्फ ये वाला करवाया है मैंने,
अब इसको ए कर दो यार, और तो क्या हो सकता है, क्लास छोड़नी है तो कल बी बताऊंगा, और क्या है। इसको ए कर दे भाई यार, इसको ए कर दे यार, बस इसको ए कर देना भाई, बस। बी वाला कल कर लेंगे, अब इसको बी बना दूंगा मैं, ये ए था पर अब इसे कल करेंगे तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलो जाओ फिर, जाओ जाओ। चलिए ओके, नमस्कार, थैंक यू सो मच, नमस्कार। मुझे तो खुद ऐसा महसूस करवा देते हो तुम कि 5 मिनट ज्यादा क्या ले लिए, गंगा जी नहाने जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा पाप कर दिया हो जैसे।